Hello and welcome to IMS Academy बच्चों. This is your Nitin Bhaiya and today we are going to start the second part of the chapter life process. तो सेकंड पार्ट को समझने से पहले आप सभी को आई होप सो कि सभी ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो कि रिलेट करेंगे इस सेकंड पार्ट से भी। और उसमें आपके कोई भी डाउट्स है अगर तो मैंने आपको बोला था कि आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। बट मेन बात है कि उसको डाउट्स निकालने के लिए उसमें से आपने उसको पढ़ना जरूरी था। और आप में से बहुत बच्चे होंगे जिसने उसको देखा तो होगा वीडियो को, लेकिन उसके बाद रिकॉल नहीं किए होंगे कॉन्सेप्ट या जो डायग्राम उसके अंदर थे मैंने आपको बनाने को बोला था उनका प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो कौन कौन बच्चे ऐसे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया? अब आप एक बात समझ लो, अगर आपको कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो वो याद रखने के लिए आपको उसको 2 से 3 बार जो है रिकॉल करना पड़ता है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो पढ़ाई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई को टफ आप लोग बनाते हो अपनी हैबिट्स के थ्रू, रिवीजन ना करना। आप सोचते हो आप लोग कि आप आइंस्टीन हो, सब एक बारी में आप करोगे आपको याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बन पाओगे। चलिए अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसमें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसे आपको पहली वीडियो के अंदर भी बताया गया था, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं और ब्रीथिंग को ही रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है और वो ब्रीथिंग में हम क्या समझते हैं कि केवल इनहेल और एक्सहेल करना होता है, ये होता है ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड टूटता है और फाइनली एनर्जी बनता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में आपको जानना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। चलिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ट इन द सेल्स। फूड जो है वो सेल्स के अंदर बर्न्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, जिससे क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सारा काम कहां होता है? सेल के अंदर एक ऑर्गेनिल पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे फाइनली एनर्जी बन रही है और एक केमिकल होता है एटीपी और एक होता है एडीपी। एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन केमिकल्स की फॉर्म में ये जो एनर्जी है ये स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया से वो एनर्जी हमें मिल जाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक द एटीपी। वो एनर्जी रेस्पिरेशन में जो बनी है वो एटीपी बनाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम द एडीपी मॉलिक्यूल। एडीपी मॉलिक्यूल से कैसे? एडीपी मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा फॉस्फेट से तो क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। और वो एनर्जी क्या बनेगी? एटीपी बनेगी, जो एक केमिकल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ये केमिकल होता है। Energy is stored in the cells in the form of ATP. When cell needs energy, ATP is broken down in the presence of water. ये ATP जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगा तो ATP वाटर की प्रेजेंस में ADP में टूट जाएगा और साथ में क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट को आप इस चैप्टर का भगवान कह सकते हो, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिलवा के ही जाएगा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला है एरोबिक, देन एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और एनारोबिक का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। सबसे पहले एरोबिक की बात करें, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और यहां से जो एनर्जी बनती है उसमें कुछ एंड प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देखने को मिलेंगे। और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में यही वाला होता है क्योंकि ज्यादातर सभी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और इसमें एनर्जी भी ज्यादा बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्या होता है ये पायरुवेट। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पायरुवेट की, आपसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में पायरुवेट क्या होता है, तो बस आप सिंपल ये समझ सकते हो कि ग्लूकोज जो होता है इसका अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आपने देखा होगा C6H12O6। तो इसके फॉर्मूले में 6 कार्बन होते हैं, जबकि पायरुवेट जो होता है वो थोड़ा ब्रेक डाउन होकर जो पायरुवेट बना है ग्लूकोज से,
इसके फॉर्मूले में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं? 3 एटम्स होते हैं। तो ग्लूकोज से थोड़ा सिंपल फॉर्म में टूटेगा पायरुवेट, वो पायरुवेट बनेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा इसलिए ये एरोबिक है। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। देन पायरुवेट प्रेजेंस की ऑक्सीजन में वापस से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 प्रोडक्ट बनाएगी, जिसमें एक CO2 होगा। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो आप बदले में एक ऑक्सीजन लेते हो तो साथ में कौन सी गैस निकालते हो? CO2। तो आप देख सकते हो इसी रिएक्शन की वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से आप CO2 निकाल पा रहे हो। वाटर बनता है और साथ में एनर्जी बनती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसी का अपोजिट होता है। ये इन द एब्सेंस, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी और ये इसमें एनर्जी कम बनती है और इसके जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड ये और इथेनॉल। अब यहां पे आप देखोगे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा। ऐसा क्यों लिखा गया? लैक्टिक एसिड बच्चों तब बनता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन ना होके ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। जैसे कि आप अगर रनिंग वगैरह कर रहे हो, तो रनिंग वगैरह जब आप कर रहे हो तो आपकी सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए लेकिन वो नहीं मिल पा रही, तो उसकी वजह से वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं ऑर्गेनिजम्स। और वहां पे क्या होता है कि जो फॉर्म होगा वो लैक्टिक एसिड होगा, जिसकी वजह से मसल्स वगैरह में क्रैम्प आ जाते हैं। लेकिन जब वो पूरा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन ही इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो वहां पे हमेशा जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो इथेनॉल बनेगा, जैसे कि यीस्ट होता है। जैसे आपके घरों में जब आप ढोकला या डोसे का जो बैटर बनाते हो तो उसको आप थोड़ी देरी रख देते हो, और अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आपने उसे रख दिया तो उसमें से एक स्मेल आने लगेगी, वो इथेनॉल की ही होती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। इट टेक्स इन द मसल सेल एंड द यीस्ट। यीस्ट में जब हो रहा है तो पूरा पूरा प्रॉपर एनोरेबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन जब मसल सेल्स के अंदर हो रहा है तो यू ऑल्सो कैन से कि इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नाउ anaerobic respiration in the muscle cell, glucose is converted into the pyruvate। ग्लूकोज पायरुवेट में तो कन्वर्ट होगा, सेम ऊपर वाला यहां तक तो नीचे कॉपी होएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की एब्सेंस में, या फिर यू कैन से लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जब आप रनिंग वगैरह करते हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब ऑक्सीजन तो प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो उस टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी या कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आप देखोगे अगर जिम वगैरह जाते हो तो मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं, रनिंग करते हो तब मसल्स में आपके ये दुखने लगते हैं, जो आपके आर्म्स होती है, तो वो मसल्स क्रैम्प्स ही कहलाते हैं, जिसकी जो हो पा रहा है लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से। साथ में एनर्जी बन रही है। ये एनर्जी उस टाइम पे चाहिए होती थी जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। लेकिन जब ये प्रॉपर, जैसे यीस्ट वगैरह, इन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहां तक का आपका सेम जाएगा, ग्लूकोज से पायरुवेट बना। लेकिन जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हो रहा है यीस्ट के अंदर, तब ये CO2 और एनर्जी तो सेम रहेगा, लेकिन इथेनॉल जो है यहाँ पे हालांकि CO2 नहीं बनेगा, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो लैक्टिक एसिड की जगह क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। तो आप देखोगे कि जो डोसे वगैरह का बैटर है उसमें से एक गंदी सी स्मेल आपको आने लगेगी, वो किस चीज की होती है? इथेनॉल की होती है। तो ये चैप्टर में आप देखोगे एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप पिछले एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखते हो तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, और इन क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के भी पूछ लेते हैं कि उस रेस्पिरेशन का नाम बताओ और उस रिएक्शन को पूरा लिखो जिसमें एक प्रोडक्ट इथेनॉल बन रहा है। तो तब आपको ये लिखना होता है, या फिर लैक्टिक एसिड बन रहा है तब आपको ये लिखनी है, या फिर उसमें CO2 बन रहा है और साथ में एनर्जी बन रही है तो तब आपको एरोबिक लिखनी है। तो क्वेश्चन को घुमा के कैसे भी दे सकता है एग्जामिनर, बस आपको आना चाहिए। चलिए, रेस्पिरेशन का डायग्राम, डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम लेबल करना आता है कई बारी, तो इसके आपको पार्ट सही से देख लेना है। नेजल कैविटी, उसके बाद एक ट्रैकिया, ये वाला पूछा जाएगा। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं जिससे हवा अंदर जाती, तो ये वाला ट्रैकिया। और ओसोफेगस फूड पाइप था। नेजल कैविटी आपको पता होनी चाहिए। यहां से मेनली फिर यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ कार्टिलेज होते हैं और इन रिंग्स वगैरह पाई जाती है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं होते कभी भी। जब आप इस तरीके से ब्रीथिंग कर रहे हो तो ये ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं होगा, बिकॉज ट्रैकिया का ये बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ है और उसमें रिंग्स पाए गए हैं। देन लेफ्ट लंग्स एंड द राइट लंग्स, और इसमें कुछ आपके यहाँ पे ब्रैंक्यूल्स पाए जाते हैं, ये जो आप ब्रांचेस देख रहे हो छोटी छोटी, और इनके लास्ट में होते हैं एल्वियोलीज। एल्वियोलीज कुछ एयर के पैकेट्स होते हैं जिनमें हवा भर जाती है। जब आगे इसमें आप हार्ट का डायग्राम पढ़ोगे तो हार्ट से जब
ऐसा ब्लड आएगा जो डीऑक्सीनेटेड होगा और वो ऑक्सीजन लेने आएगा लंग से, तो इन एल्वियोलीज के कांटेक्ट में वो आता है और इनमें भरी हुई ऑक्सीजन को वो लेके चला जाता है, जिससे हार्ट फिर उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। और ये डायफ्रागम जो इसके नीचे की तरफ ये पार्ट बना होता है, ये ओसोफेगस यहाँ पे दिखाया गया है, इसको यहाँ पे लेवल कर रखा है। तो ये जो जो पार्ट्स मैंने आपको बताए मेनली आपको इनका प्रैक्टिस करना है, ये सारे आपको आने चाहिए। चलिए थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर एंटर होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हेयर और जो म्यूकस पाया जाता है हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर, उन हेयर का जो मेन काम होता है वो ट्रैप कर लेते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल जो एयर के साथ हमारी नोज के अंदर एंटर होती है। इट देन पासिस थ्रू द फेरेनिक्स, लैरिंक्स एंड द ट्रैकिया। इन सबसे पास होते हुए फाइनली वो एयर कहां तक चली जाती है? लंग्स तक। ट्रैकिया में रिंग्स पाए जाते हैं जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं, और ये इन्हीं की वजह से कभी भी ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सांस अंदर नहीं जा रहा। वो कंडीशन अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं ये रिंग्स जो है धीरे धीरे ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिन बच्चों को कई बार कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिली है। When there is no air in the trachea, जब कभी भी एयर नहीं रहेगी इस ट्रैकिया के अंदर तो ये कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर रिंग्स पाए गए। क्योंकि अगर एयर नहीं है, जब आपने एयर लिया अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये रिंग्स का बना है, कार्टिलेज के है वो रिंग्स, जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं होता। द ब्रोंकी डिवाइड्स इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स, और जो ब्रोंकी है वो आगे जाके उसका सब डिवीजन होता है ब्रोंक्यूल्स में, जिसमें कुछ टाइनी एयर पैकेट्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है एल्वियोली। एल्वियोली ही ब्लड वेजल्स को ऑक्सीजन देता है। इट मींस कि वो ही एक मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है, ऑक्सीजन देगा बदले में CO2 लेगा, और फिर उन एल्वियोलीज में हवा भर के वापस से हम उसको अपने नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हैं CO2 को। तो फाइनली जो हार्ट जो है या हार्ट्स के थ्रू जो ब्लड वेजल्स है वो कनेक्ट हो पा रही है, तो वो कहां से कनेक्ट हो रही है? एल्वियोलीज से कनेक्ट हो रही है। द एल्वियोलीज हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये छोटी छोटी एल्वियोलीज का सरफेस एरिया, क्योंकि काफी ज्यादा एल्वियोलीज पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो आसानी से हो सके। ये आप देख सकते हो, दिस इज एल्वियोलीज, दिस इज ब्रैंक्यूल्स, और ये वापस से वही पीछे वाला डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको ट्रैकिया, फेरिनिक्स, नोज, ओसोफेगस ओसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है विंड पाइप को। रिंग्स होते हैं ये कार्टिलेज के बने हैं जो कोलैप्स नहीं होने देंगे जब इस पाइप के अंदर कोई भी एयर नहीं होगी। तो ये सारे चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। कई बार ये डायग्राम जो है लेबल करना आ जाता है, या डायग्राम बन के आ जाएगा और आपको मार्क करके दे देंगे ABC, और आप बताओ कि इनके क्या नाम है, तो उस टाइम पे आपको इसकी लेबलिंग सही से आनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स है, फूड है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, इन सब चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये अपने टारगेट तक पहुंच सके और जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे ये जा सके। तो उस प्रोसेस को ही कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और ये भी एक लाइफ प्रोसेस ही है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें ये हमारा ब्लड आ जाता है एक पार्ट, देन आर्टरीज, देन वेन्स, कैपिलरीज और हार्ट। ये सारे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड्स की। ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड ही फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये प्लाज्मा का, RBC का, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, मेनली ये चार चीजें होती है, पता होनी चाहिए आपको, पूछी जाती है एग्जाम में कि ब्लड्स में मेनली कौन सी चार सेल्स पाई जाती है। प्लाज्मा जो होता है वो फूड, वाटर, CO2 और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो मेनली काम करती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद रखना है। WBC सभी को पता है, इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है मेंटेन करने में, और ये जो जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उन सभी को किल करके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है।
और प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी आपको चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद वहां से ब्लड निकलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जस्ट बिकॉज वहां पे जो प्लेटलेट्स हैं वो एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आ पाता। आर्टरीज और वेन्स की अगर हम बात करें, आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है, कुछ वेजल्स होती है। ये आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सभी को प्रैक्टिस करना ही करना है। प्योर ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से बाकी के बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। देखिए बच्चे, आर्टरीज आपको याद रखना है, आर्टरीज एक तो थिक होती है क्योंकि इन पे ज्यादा प्रेशर इनको चाहिए होता है, इसलिए ये थिक होती है एज कंपेयर टू वेन, और ये हार्ट से ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाती है। लेकिन जब आप हार्ट वाला डायग्राम पढ़ोगे तो एक पल्मोनरी आर्टरी आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली पल्मोनरी आर्टरी बस एक ऐसी होती है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। सेम इसमें लिखा हुआ है, दे आर थिक वॉल एंड डू नॉट हैव द वेव्स। वेव्स का मतलब होता है कि बैक फ्लो नहीं होने देंगी, वेव्स का ये काम होता है, लेकिन वेव्स जो होती है वो आर्टरीज में नहीं पाई जाती, वो वेन्स में पाई जाती है। वेन्स का हम काम करें बात करें तो कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स। पूरे बॉडी में हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बॉडी के पार्ट से उठा के वापस लंग तक पहुंचाने का काम होता है वेन्स का। लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी इकलौती वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो लंग से उसको कहां तक लेके आती है, हार्ट तक। दे आर थिन वॉल, इनकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है और इनमें वेव्स पाई जाती है। इसका मतलब इनमें बैक फ्लो ना हो पाए उसको रोकने के लिए वेन्स में वेव्स पाई जाती है और इन वेव्स का मेन काम होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। चलिए कैपिलरीज की बात करें तो दे आर द नैरो ब्लड वेजल्स, बहुत ज्यादा पतली होती है ये, जो कनेक्ट होती है आर्टरीज से और वेन्स से। आर्टरीज और वेन्स को आगे और ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने का काम और पहुंचाने का काम कैपिलरीज के थ्रू होता है। द एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड CO2 एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। फाइनली वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो आर्टरीज और वेन्स में तो डिफरेंस आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। चलिए अब हार्ट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट का। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर इसमें हम देखें तो मेनली आपको देखने को मिलेंगे कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स और कुछ वेजल्स जो बॉडी में पूरे ऑक्सीनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड्स को पंप करता है बाकी के सभी पार्ट्स में, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी में जो पंप करने का काम करता है ब्लड को, वो हार्ट करता है। इट हैज द 4 चैम्बर्स, इसमें मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रिया कहा जाता है और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये वाले जो है अपर पार्ट, दीज आर नोन एज द एट्रियम, और जो नीचे वाले पार्ट है दीज आर नोन एज वेंट्रिकल्स। सिंस द वेंट्रिकल्स पंप द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, इट्स वॉल्स आर द थिकर देन द एट्रिया। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इसमें अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो आपको इसका जो आपने ये फिगर देखा, अब आप देखें यहां से, इसका ये जो वाला राइट वाला पार्ट होता है, राइट वाला जो पार्ट होता है वो काम करता है हमेशा कौन से ब्लड को कैरी करने का। 2 तरह का ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अगर इसमें हम बात करें जो राइट एंड द लेफ्ट जो चैम्बर्स है हमारे, वो एक पर्टिकुलर वॉल से अलग कर दिए जाते हैं जिसको कहा जाता है सेप्टम, और ये जो है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स करने से रोक देता है। इसमें आपको इधर देखने को मिलेगा लेफ्ट एट्रियम और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर राइट वेंट्रिकल एंड दिस साइड इज राइट एट्रियम। अब इसमें होगा क्या काम, यहां से ये जो आप देख रहे हो एरो, 2 स्पेसिफिक पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पे हमारी बॉडी में ब्लड आता है डीऑक्सीनेटेड, और इधर की साइड जो आएगा लेफ्ट साइड में वो आएगा ऑक्सीजनेटेड। अब कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा
कि सर ये लेफ्ट क्यों, ये तो हमारा राइट है। एक्चुअली इसको आपको देखना है इसी की साइड से कि इसमें अगर अपोजिट साइड में अगर आप इसको देखोगे तो दिस साइड इज नोन एज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। तो उस सेंस में आपको इसको लेना है। तो लेफ्ट जो साइड होगी वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी और जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब यहां पे आप देखो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन मैंने आपको पहले बताया था कि जनरली जो वेन होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी इधर से। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये फाइनली ओर्टा से होता हुआ हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में चला जाएगा। आर्टरीज इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देगी, आर्टरीज से कैपिलरीज तक ये पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। फिर ऑक्सीजन की हेल्प से फूड ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी बनेगी, एक वेस्ट मटेरियल निकलेगा दैट इज CO2। फिर वो CO2, अब हमारा जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसलिए अपर हाफ पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इधर से आएगा। ये वेना कावा है, अपर वेना कावा, जिसे सुपीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। और इंफीरियर वेना कावा से जो लोअर बॉडी पार्ट्स है वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा पहले राइट एट्रियम में, फिर वो जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर वो फाइनली पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स तक। लंग्स में एल्वियोलिस होगी, एल्वियोलिस से ऑक्सीजन वहां पे CO2 देके फिर उस ऑक्सीजन को जो पल्मोनरी वेन है वो वापस से लेके कहां पे ला देगी, लेफ्ट एट्रियम में ला देगी। तो इस तरीके से हार्ट जो है वो काम करता है और उसमें डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि 2 बार ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ये सभी को डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप बोर्ड में देखोगे तो यहां से हार्ट वाले पोर्शन में से क्वेश्चंस बनते हैं, और जो इसका डायग्राम है वो भी सही से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रॉपर पूरा बनाने को नहीं आता, लेकिन इस डायग्राम के अंदर मार्किंग होके आ जाती है ABCD, और उसमें पूछ लेते हैं कि बताइए इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, या क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे कि अगर ये वाला जो पार्ट है इसको मार्क कर दिया A, दिस वाज पल्मोनरी वेन। तो A मार्क करने के बाद उसका फंक्शन लिख देंगे कि इसका जो मेन काम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है, तो इस पार्ट का नाम बताइए। तो तब आपको पता होना चाहिए ये वेन है। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस सभी को अच्छे से करनी है। बचे हुए जितने भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। जुड़े रहिए IAS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।